Hello everyone. Today we are going to discuss topic of applied nutrition and in applied nutrition we are going to discuss poultry nutrition. We are going to discuss important questions which are likely to come in our university examination. These are some important questions which are likely to come in our examinations. Feed management of poultry during summers, feed efficiency in poultry, essential amino acid requirement in poultry, BIS system, restriction feeding, phase feeding in poultry, and use of pigment enhancers in poultry, nutritional reasons for small or large size egg grit, and BIS specification for poultry feed. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं. पहले एक छोटी डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कैलोरी प्रोटीन रेशो. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो कैलोरी प्रोटीन रेशो क्या होता है? जब जो अपनी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी किलो कैलोरी पर केजी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्रूड प्रोटीन इन राशन, इन दोनों का जब हम रेशो लेते हैं पोल्ट्री में तो उसको बोलते हैं कैलोरी प्रोटीन रेशो. अगर हम BIS रिक्वायरमेंट की बात करें या फिर BIS स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो बॉयलर में जो स्टार्टर फीड है उसकी जो अपन मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है तो वो 2800 लेते हैं, और परसेंटेज ऑफ क्रूड प्रोटीन उसके राशन में अपने 23 लेते हैं. ठीक है. तो अगर इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे तो अपन को जो मतलब रेशो मिलेगा वो कैलोरी प्रोटीन रेशो होगा. ठीक है. और BIS रिक्वायरमेंट्स, ये जो अपने इसके फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की, और ये जो अपने 2007 के जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हमने ये रेशो लेते हैं. तो बस हमको ये याद रखना है कैलोरी प्रोटीन रेशो में कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जो कि किलो कैलोरी पर केजी में डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्रूड प्रोटीन जो कि परसेंटेज में है इन राशन. ठीक है. इनका डिवीज़न होता है. ठीक है. अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, जैसे NRC नेशनल रिसर्च काउंसिल, ARC एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, और ISI इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन. अगर हम कैलोरी और प्रोटीन के रेशो की बात करें, अगर प्रोटीन लेवल हाई होगा तो जो बॉयलर है उसकी फास्टर ग्रोथ होगी. प्रोटीन लेवल हाई अपन डाइट में अगर बॉयलर को ज़्यादा देंगे तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और ऐसे ही तो उसकी वजह से अगर प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो गए तो कैलोरी प्रोटीन जो रेशो होगा वो कम हो जाएगा. उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है असेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री. ठीक है. तो अगर उसके हम देखें, ए प्रोटीन दैट contains a perfect balance of amino acid both among the essential and between essential amino acid and non-essential amino acid has been described as ideal protein. ये ideal protein की भी definition आ जाती है. ऐसे proteins जो कि perfect balance है amino acid का. ठीक है. उसमें सारे ऐसे ideal protein में क्या आता है, सारे amino acids आते हैं जिसमें essential amino acid का perfect एक तो balance है, और जितने असेंशियल अमीनो एसिड या फिर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए, इनका परफेक्ट बैलेंस है आइडल प्रोटीन में. अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पुअर इम्यूनिटी हो सकती है, इम्यूनिटी लो हो सकती है. ठीक है. जो कुछ ऐसे प्रोटीन है जो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है लाइसिन, थ्रियोनिन और मिथियोनिन. ये सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स ही हैं. ठीक है. असेंशियल अमीनो एसिड पर पोल्ट्री 10 होता है, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन. ठीक है. इन दोनों को अपन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड मानते हैं. ठीक है. तो और लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और सारे जितने भी ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है पोल्ट्री के लिए. तो एसेंशियल अमीनो एसिड पोल्ट्री के लिए 10 होते हैं, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, और ब्रांच चेन अमीनो एसिड में आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन. ये असेंशियल अमीनो एसिड जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री में प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉयलर्स में प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें ये असेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, और लेयर्स में एग प्रोडक्शन के लिए असेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं. अब असेंशियल अमीनो एसिड्स एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. आर्जिनिन,
ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, फिनाइलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं पोल्ट्री के लिए। और इनमें से जो जो ये आर्जिनिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये सारे लिमिटिंग अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, लाइसिन है वो फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड्स है इन सोया फ्री डाइट। ठीक है, अगर उसकी डाइट कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड किस लिए रिक्वायर्ड है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन इन आवर बॉडी दीज एसेंशियल एसिड्स आर रिक्वायर्ड। कंप्लीट प्रोटीन्स जो हैं उसमें वो प्रोटीन्स है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और ये एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। सर्टेन प्रोटीन्स आर डेफिशिएंट विद वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर ऐसे प्रोटीन जिनमें एक या फिर एक से ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड जो है की डेफिशिएंसी है, उनको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है, और कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये जो है इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या करेंगे? ग्रोथ को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको लिमिटिंग अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इसलिए इनको लिमिटिंग एसिड। मिथ्योनिन हैज बीन द मोस्ट लिमिटिंग वन इन डाइट बेस्ड ऑन सोयाबीन मील। अगर हम जो अपने पोल्ट्री है उसमें अगर सिर्फ सोयाबीन की मील देंगे तो उसमें कौन सा सोयाबीन मील में कौन सा लिमिटिंग अमीनो एसिड होगा? वो होगा मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एब्सेंट होता है सोयाबीन में, तो ओनली लिमिटिंग अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन। इनका सोयाबीन मील में लिमिटिंग एसिड मिथ्योनिन होगा। और थ्रियोनिन इज लिमिटिंग अमीनो एसिड इन सोरगम और व्हीट में थ्रियोनिन जो है वो लिमिटिंग अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अब दूसरा उसके बाद ये अपना ये वाला हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री। तो एसेंशियल अमीनो एसिड 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये पता लग गया अपन को। ठीक है, उसमें लिमिटिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि कंप्लीट प्रोटीन्स, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, इनमें डिफरेंस पता लग गया। उसके बाद में अगर हम बात करें फीडिंग ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग हॉट वेदर, अगर आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो तब हमको पोल्ट्री को कैसे फीड करना है? अगर environmental temperature increases, birds of all types and ages consume 1 to 1.5% less feed per each 1 degree raise in temperature between 20 to 30 degree। अगर environmental temperature 20 डिग्री से मतलब 20 to 30 डिग्री होगा तो सारी बर्ड्स ऑफ ऑल टाइप, चाहे वो लेयर्स हो चाहे वो ब्रॉयलर्स हो, वो 1 से 1.5% लेस फीड लेने लगेगी पर ईच 1 डिग्री रेज इन टेम्परेचर। अगर 20 से 30 अगर टेम्परेचर की रेंज है, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर की रेंज है, तो जैसे जैसे एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो फीड इनटेक है बर्ड का वो 1 to 1.5% कम हो जाएगा। तो अगर उसका फीड इनटेक कम हो जाएगा तो जो बर्ड जो है, अगर फीड इनटेक कम हो जाएगा तो उसके वो लेस प्रोटीन्स, लेस विटामिन, लेस मिनरल कंज्यूम करेगी और इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मतलब हॉट अगर वेदर हो गया, मतलब अगर समर्स में, गर्मियों में अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 20 से 30 डिग्री बढ़ रहा है तो पर ईच 1 डिग्री रेज इन टेम्परेचर बर्ड का जो फीड इनटेक है वो 1 to 1.5 डिग्री कम हो जाएगा। और अगर वो 30 to 38 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज अगर इनके बीच में रेंज है तो 5% लेस फीड कंज्यूम करने लग जाएगा बर्ड का जो फीड इनटेक है 5% कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर रेंज 32 to 38 डिग्री सेल्सियस है। अमाउंट ऑफ फीड नीडेड per unit of production eggs and or meat can be reduced by increasing fat levels of diet or by increasing cereals or starch content of diet. Birds would eat less of high energy। अगर हम
जो हमारी जो फीड है उसका अगर हम एनर्जी का पोर्शन बढ़ा दें, एनर्जी का पोर्शन कैसे बढ़ा दें, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग देयर फैट लेवल्स, अगर फैट की जो मात्रा है डाइट में वो बढ़ा दें, और या फिर सीरियल्स बढ़ा दें, स्टार्च कंटेंट बढ़ा दें, तो मतलब जो जो एनर्जी कंटेंट था वो राशन का वो बढ़ा दिया। तो अगर बर्ड का फीड इंटेक कम भी रहेगा तो भी हम उससे प्रॉपर प्रोडक्शन ले सकते हैं एग्स और मीट का, ठीक है, अगर हम उसे हाई एनर्जी राशन दें ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट या फिर हॉट वेदर में। अगर हम वो, क्योंकि हॉट वेदर में क्या होता है कि बर्ड्स का फीड इंटेक कम हो जाएगा, तो फीड इंटेक कम हो जाएगा तो हम उसे हाई एनर्जी राशन देंगे जिसमें ज़्यादातर सीरियल्स और फैट्स होंगे, ताकि हम उससे प्रॉपर प्रोडक्शन ले सकें। अब फैट्स जो होंगे, सप्लीमेंटेड फैट जो अगर हम यूज़ करेंगे, अगर ड्यूरिंग हॉट वेदर्स हमें फैट यूज़ करना है 5% तक डाइट में, इम्प्रूव फीड इंटेक बाय 15%। मतलब अगर मतलब अगर हम 5% अगर फैट अगर इंक्रीज करते हैं डाइट में पोल्ट्री के, तो फीड इंटेक जो कि बर्ड जो फीड ले रहा है वो 15% तक इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे ही अपना जो बर्ड है उसका फीड इंटेक कम होता रहेगा, ठीक है। और फैट के और भी यूजेस हैं कि वो पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है और हीट इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, तो वो हीट इंक्रीमेंट को भी कम करता है, ठीक है। और फैट क्या करता है, पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है। फैट्स विद मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेफर्ड इन हॉट ह्यूमन क्लाइमेट, हमको ऐसे फैट्स देने हैं जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हो, तो अगर हॉट क्लाइमेट्स में ये फैट हम प्रेफर करेंगे पोल्ट्री की डाइट में। तो लो प्रोटीन डाइट इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ बर्ड टू एलिवेटेड टेम्परेचर, हमें जो डाइट देनी है उसमें फैट्स ज़्यादा देने हैं और प्रोटीन का जो कंटेंट है उसको लो रखना है। इससे क्या होगा कि जो बर्ड्स है उसके हीट प्रोडक्शन में, जो कि बर्ड्स की जो बॉडी है उसके जो अपने हीट प्रोडक्शन होगा उसकी बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो मतलब लो प्रोटीन डाइट देनी है और हमें फैट्स उसमें ज़्यादा रखने हैं, पर लो प्रोटीन डाइट भी विद बैलेंस्ड अमीनो एसिड देनी है। ऐसे नहीं कि उसमें बर्ड्स में अगर हॉट वेदर में अपने कोई डेफिशिएंसी आ जाए अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड्स भी बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए। हाई टेम्परेचर, ठीक है, रिड्यूसेस एग शेल क्वालिटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एग की शेल की क्वालिटी भी कम होती रहेगी। तो एग शेल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम उसकी डाइट में कैल्शियम को इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम 4 ग्राम टू 5 ग्राम। अब हम मतलब कि 4 ग्राम से हम 5 ग्राम कर देंगे पर बर्ड पर डे कैल्शियम, ताकि इन हॉट टेम्परेचर, ठीक है, ताकि उसके एग की जो शेल की क्वालिटी वो मेंटेन रहे। और इस कैल्शियम को हम किस फॉर्म में देते हैं पोल्ट्री में, तो हम उनको शेल ग्रिड के फॉर्म में देते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ कैल्शियम, और ये हमें उनको फ्री चॉइस फीडिंग करवाना है, मतलब कि उनके शेड में ये ग्रिड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हमेशा ये कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए। और वो जब भी हर फीडर में जब भी वो पोल्ट्री उसको कंज्यूम करना चाहे वो कंज्यूम कर सकती है। अब हीट स्ट्रेस अगर पोल्ट्री में हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, अगर उसमें हीट स्ट्रेस हो गया तो इससे क्या क्या होगा, वो पेंटिंग करने लगेगी, और उससे क्या होगा कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इंटेक तो पहले ही कम है, क्योंकि वो फीड इंटेक ही कम हो गया, तो उससे वो इलेक्ट्रोलाइट इंटेक भी कम हो गया, तो इससे एल्केलोसिस की कंडीशंस उनकी बॉडी में जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है कि उनकी डाइट में एक तो इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ाने होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट हम 1.5% पर 1 डिग्री अबव 20 डिग्री, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर पर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर पे हम उनकी जो इलेक्ट्रोलाइट जो है उनमें 1.5% का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय विटामिन इन फीड, ज़्यादा टेम्परेचर से अगर हम फीड्स में जो विटामिन होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, डिक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी, रिड्यूसेस इम्यूनिटी एंड रिड्यूस कन्वर्जन ऑफ विटामिन D3 टू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिव फॉर्म। हाई टेम्परेचर के कुछ और डिसएडवांटेज भी हैं कि हाई टेम्परेचर से जो बर्ड है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी बॉडी में प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता विटामिन सी का, और विटामिन D3 की एक्टिव जो फॉर्म होती है उसमें वो विटामिन D3 कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है।
अब हमको जो उसकी फीडिंग टाइम है वो भी अगर चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो हाई टेम्परेचर में हमें उन्हें फीडिंग जो है अर्ली और लेट आवर्स ऑफ डे में करवानी पड़ेगी, मतलब या तो बहुत सुबह सुबह या फिर बहुत थोड़े शाम के वक्त, ताकि अर्ली एंड लेट आवर्स ऑफ द डे ड्यूरिंग हॉट वेदर, ताकि उनकी जो हीट प्रोडक्शन है बॉडी का उसमें कमी आ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग सिस्टम टू फेड पोल्ट्री बर्ड। पोल्ट्री बर्ड को फीड करने के लिए कुछ फीडिंग सिस्टम है, ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। तो फर्स्ट सिस्टम है जो है एड लिबडम फीडिंग, मतलब इसमें फ्री चॉइस फीडिंग, फीड इज ऑलवेज अवेलेबल इन द शेड ऑफ द पोल्ट्री एंड दे कैन कंज्यूम इट एट देयर ओन विल। ठीक, सेकेंड है कंट्रोल फीडिंग। कंट्रोल फीडिंग मतलब फोर्स फीडिंग, जब तक अगर बर्ड को अगर खाना नहीं आया या फिर वो उसको नहीं आएगा कि हाउ टू पिक देयर फूड, तो वो फर्स्ट वीक में उनको कंट्रोल फीडिंग या फिर फोर्स फीडिंग कराई जाती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिस्ट्रिक्शन फीडिंग। रिस्ट्रिक्शन फीडिंग कब करवाई जाती है? ग्रोइंग पीरियड में करवाई जाती है। ग्रोइंग पीरियड ऑफ बर्ड 12 to 20 वीक, 12 to 20 वीक, 20 वीक में ग्रोइंग पीरियड में रिस्ट्रिक्शन फीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो रिस्ट्रिक्शन फीडिंग में पोल्ट्री के जो फीड इनटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बर्ड्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम उसका न्यूट्रिएंट इनटेक कर देते हैं। ठीक है, तो फीड इनटेक किसके कैसे कैसे मेथड से रिड्यूस करा जाता है? बाय लिमिटिंग फीड ऑफर्ड टू 85 to 90%। जितना हम उन्हें नॉर्मल फीड दे रहे थे उससे अब हम 85 to 90% ही उनको फीड देंगे। और बाय डाइल्यूटिंग द कन्वेंशनल फीड विथ फाइब्रस मटेरियल ऑफ लो न्यूट्रिएंट डेंसिटी। अब या फिर अब हम जो उनको फीड देंगे उसमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो होगी वो लो होगी, मतलब लो न्यूट्रिएंट डेंसिटी होगी और ज़्यादातर उसमें फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट होंगे। और या फिर हम उसको एक दिन छोड़ के फीड दे सकते हैं, मतलब एक दिन दिया, एक दिन नहीं दिया, एक दिन दिया, फिर एक दिन नहीं दिया। ये हम किस लिए करते हैं? ताकि एक तो मतलब मेन तो इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मियों के सीजन में रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है पुलेट बर्ड्स की वो डिले कर सके। In layers there is a reduction in the number of small egg layers at the commencement of production। और ये भी एक प्रॉपर हमेशा एक प्रॉपर साइज ऑफ द एग को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब प्रॉपर साइज ऑफ द एग को ऑब्टेन करने के लिए ये जो सिस्टम है वो करा जाता है ताकि सारे जो एग्स हैं वो सेम साइज के हों और कोई भी एग छोटा ना हो, इसलिए रेस्ट्रिक्शन फीडिंग करी जाती है। मतलब उनके फीड को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो इतना ही फीड लेंगी ताकि उनका प्रॉपर सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेक्सुअल डेवलपमेंट हो सके। इन ब्रॉयलर टू अवॉइड एक्सेस वेट ऑफ ब्रीडर्स अफेक्ट फर्टिलिटी एंड एग प्रोडक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन फीडिंग बॉयलर्स में भी यूजफुल है टू अवॉइड एक्सेस वेट ऑफ ब्रीडर। अगर जो ब्रीडर्स बर्ड्स हैं उन पे एक्सेस वेट का डिपोजिशन ना हो जाए, इसलिए तो ये जो एक्सेस वेट है ब्रीडर्स में तो वो उसकी फर्टिलिटी और एग प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब किस लिए रीजन फॉर रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग क्या है? ओवरफेड बर्ड्स होंगी, ज़्यादा खाएंगी बर्ड्स तो उनमें वेट गेन होगा, उनकी जो हायर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो जाएगी और जो उनकी प्रोडक्शन में जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो मेन तो हमारा मोटिव प्रोडक्शन ही है बर्ड से, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग डिले सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ ग्रोइंग पुलेट्स टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म साइज एग। यूनिफॉर्म साइज एग मतलब यूनिफॉर्म साइज एग्स को ऑब्टेन करने के लिए जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन फीडिंग प्रैक्टिस की जाती है और सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिले करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन फीडिंग प्रैक्टिस की जाती है। मेनली कहाँ किस में प्रैक्टिस की जाती है? ग्रोवर्स में प्रैक्टिस की जाती है, मतलब 8 to 20 वीक्स जो लेयर बर्ड्स होती हैं उनमें ये प्रैक्टिस की जाती है 8 to 20 वीक्स तक। ठीक है, फॉर बॉयलर के लिए रेस्ट्रिक्शन फीडिंग इज नेसेसरी। ठीक है, कब नेसेसरी है? अगर आपको बॉयलर से ब्रीडर स्टॉक चाहिए तो रेस्ट्रिक्शन फीडिंग इम्पॉर्टेंट है।
ताकि उसकी फर्टिलिटी और एग प्रोडक्शन जो है मेंटेन रहे। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फेस फीडिंग इन पोल्ट्री। तो फेस फीडिंग इन पोल्ट्री इसको डिस्कवर किया था कोम्स ने, ठीक है। और प्रोटीन एंड अमीनो एसिड लेवल्स आर, फेस फीडिंग क्या है कि जैसे ही लेयर्स होती है, लेयर्स का जो अपना जो पीरियड होता है वो 0 टू, जो उसकी एज होती है 0 टू लगभग हम मान सकते हैं कि 72 वीक्स तक होती है, ठीक है। तो अब हमने इन लेयर्स को जो है 0 टू 72 वीक्स तक हमने उस जो है उसको थ्री फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 लेयर्स का। तो फेज 1 में अप टू 36 वीक तक, फिर फेज 2 में 37 टू 56 वीक तक और फेज 3 में 57 वीक तक, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हमने लेयर्स में बनाई है जिनकी एज लेयर्स की 0 टू 72 वीक्स तक होती है, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे एग प्रोडक्शन है हमारा फेज 1 में जो आएगी बर्ड, तो एग प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक मैक्सिमम लेवल तक आ जाएगा। बर्ड फेज 2 में आएगी, मतलब 37 टू 56 वीक की अगर बर्ड हो जाएगी तो उसका प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा। और फेज 3 में जब बर्ड आएगी 57 टू हम बोल सकते हैं 80 या फिर अप टू 72 वीक्स, तो उसका प्रोडक्शन कम होता रहेगा। जो फेज 3 में, इसको इसलिए फेज फीडिंग बोलते हैं क्योंकि फेज 3 में जो है, फेज 3 में क्या होगा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन जैसे ही कम हो गया, एग प्रोडक्शन हमें नहीं मिल रहा, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स जो होती है हम उसकी डाइट में कम कर देते हैं। हैंस की एज द हैंस एजेस, मतलब जैसे जैसे हैंस की एज बढ़ती जा रही है हम उसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड लेवल्स जो होते हैं उसकी डाइट में कम कर देते हैं, क्योंकि उससे हम इतना एग प्रोडक्शन भी उसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसलिए, ठीक है। अब जैसे सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को डिक्रीज करते हैं, हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को, जैसे जैसे बर्ड ओल्ड होती है तो बर्ड में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती रहती है, ठीक है। फेज 1 से जैसे ही बर्ड फेज 3 में आएगी तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट कम होती रहेगी। इसको बोलते हैं फेज फीडिंग इन पोल्ट्री। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यूजेस ऑफ पिगमेंट एनहांसर्स इन पोल्ट्री। तो पिगमेंट एनहांसर्स का यूज किस लिए की जाता है पोल्ट्री में? मेनली तो हमें जो पिगमेंट यूज करते हैं वो है ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। टू ऑब्टेन प्रॉपर पिगमेंटेशन या फिर ऑप्टिमम पिगमेंटेशन ऑफ ब्रॉयलर स्किन एंड एग योक का प्रॉपर येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर या फिर बॉयलर स्किन का प्रॉपर कलर लाने के लिए हम जो पिगमेंट यूज करते हैं वो है ज़ैंथोफिल। इसलिए ही पोल्ट्री को हम लोग येलो मेज से फेड करते हैं, ठीक है। तो उस येलो मेज में क्रिप्टोज़ैंथिन और ज़ियाज़ैंथिन प्रेजेंट होता है। सिंथेटिक कैंटाज़ैंथिन भी प्रेजेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर टू प्रोवाइड कलर टू बॉयलर स्किन एंड एग्स के योक के लिए। और कुछ और पिगमेंट एनहांसर्स हैं जैसे अल्फा येलो कॉर्न और येलो कॉर्न ग्लूटेन। उसके बाद है अपना जो कि फीडिंग एफिशिएंसी इन पोल्ट्री। फीडिंग एफिशिएंसी इन पोल्ट्री ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो फीड कन्वर्जन रेशो और फीडिंग एफिशिएंसी में डिफरेंस है। तो फीड कन्वर्जन रेशो क्या है कि अमाउंट ऑफ फीड इंजेस्टेड बाय एन एनिमल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 kg ऑफ लाइव वेट। जितना फीड इनटेक हुआ डिवाइडेड बाय वेट गेन। तो ये तो है फीड कन्वर्जन रेशो। फीड इनटेक कितना बर्ड ने फीड लिया और उसकी बॉडी में कितना वेट गेन हुआ। या फिर अगर हम लेयर्स की बात करें तो उसने कितना फीड इनटेक किया और कितना फीड इनटेक किया और प्रोडक्शन कितना दिया। ये मेन है कि मतलब फीड इनटेक कितना किया और प्रोडक्शन कितना दिया। तो फीड इनटेक डिवाइडेड बाय एग प्रोडक्शन, ये है फीड कन्वर्जन रेशो। फीड एफिशिएंसी अलग है। फीड एफिशिएंसी है कि हमें ये बताता है कि फीड कितना एफिशिएंट है। फीड कितना एफिशिएंट है मतलब वेट गेन डिवाइडेड बाय फीड इनटेक।
ये है बॉयलर्स के लिए कि हमें बताएगा कि फीड कितना एफिशिएंट है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ फीड इनटू एग, ये है फीड एफिशिएंसी किसके लिए, लेयर्स के लिए, ठीक है। वो होगा फीड कंज्यूम अपॉन में टोटल एग प्रोडक्शन, फीड कंज्यूम अपॉन में टोटल एग प्रोडक्शन इनटू में 12 फॉर पर डोजन एग, ठीक है। ये है फीड एफिशिएंसी, फीड एफिशिएंसी ये है, और ये है फीड कन्वर्जन रेशियो। तो ऑफ फीड एफिशिएंसी बॉयलर्स के लिए क्या है, फीड कंज्यूम अपॉन में टोटल लाइव वेट इन केजी, ठीक है। एफसीआर टेल्स, जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, कि वो बताता है कि हाउ एफिशिएंटली एनिमल कन्वर्ट फीड इनटू प्रोडक्ट, कितना एफिशिएंटली एनिमल जो है फीड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और एफसीआर लो होता है तो मतलब जो एनिमल है वो लेस एफिशिएंट है टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग फीड एफिशिएंसी, कुछ फैक्टर हैं जो फीड एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो एनर्जी लेवल ऑफ फीड, अगर एनर्जी लेवल ऑफ फीड कम होगा तो जो पोल्ट्री है उसका फीड इनटेक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और फीड इनटेक ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी फीड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, ठीक है। मेल वर्सेस फीमेल, फीमेल की जो फीड एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। बर्ड, अगर जैसे जैसे बर्ड ओल्ड होती रहेगी तो उसकी फीड एफिशिएंसी कम होती रहेगी, एज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो फिर इन हीट स्ट्रेस कंडीशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो अगर फीड एफिशिएंसी बर्ड की कम होती जाएगी, ठीक है। पर अगर कोल्ड टेम्परेचर में, ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर में जो है मेनली जो एनर्जी है डाइट की वो उसके हीट में जाएगी टू मेंटेन बॉडी हीट। सो लेस फीड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कम फीड आया तो मतलब ग्रोथ के लिए अपना जो है वो फीड कम गया तो फीड एफिशिएंसी भी कम हो गई, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट जो चाहिए था, मतलब जो वेट गेन हमें चाहिए था वो हमें प्रॉपर वेट गेन नहीं मिल पाएगा। इन हीट कंडीशंस फीड इनटेक इंक्रीजेस, हीट कंडीशंस में फीड इनटेक 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है और फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बर्ड की हेल्थ, अगर बर्ड डिजीज्ड है तो उसकी फीड एफिशिएंसी अपने आप ही कम हो जाएगी। स्ट्रेस में फीड एफिशिएंसी बर्ड की कम हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रिट। ग्रिट किस लिए यूज होता है, ये मेनली ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये लेयर्स के राशन में यूज होता है। अप टू लेयर्स के राशन को रिकमेंडेड लेवल जो है कैल्शियम का वो 3% तक चाहिए होता है, ठीक है। तो ग्रिट यूज होता है लेयर्स के लिए, लेयर्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो लेयर्स में इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है उनकी एग शेल के लिए, एग शेल की जो क्वालिटी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रिट कौन सी फॉर्म में होता है, ओयस्टर शेल के फॉर्म में जो होता है वो ग्रिट होता है। और लाइमस्टोन जो चिप्स होती हैं, ये लाइमस्टोन किसका सोर्स है, CaCO3 का, ये हम दे सकते हैं टू मेंटेन शेल क्वालिटी ऑफ एग्स। रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम इज मोर इन द आफ्टरनून, क्योंकि इस टाइम ही जो एग होता है वो शेल ग्लैंड में होता है, इसलिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है आफ्टरनून में बर्ड्स में बढ़ जाती है। इन deep litter layers, shell grid available as free choice feed by filling it in a few feeders during peak egg production.